Morning, everyone, and welcome to our third session. So, last time we spoke about the context of this thing, but some of the students missed our second lecture, and also unfortunately, हमारे पास second lecture का जो है recording नहीं है. So, we'll just recap in a bit कि हमने क्या देखा था. So, first of all, we saw that there is a fundamental difference between AWS and GCP, right? So, these two are separate companies' cloud platform, and the core companies started with their some business models, and those business model heavily impact के आगे कैसा development होता है. So, if you consider in terms of AWS, the core company was Amazon, जो actually एक retail business में start किए थे. So their requirements were essentially infrastructural requirements, and consequently when they developed into a cloud platform, तो उन्होंने अपना जो क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया उसका जो फोकस था और जो स्ट्रॉन्ग सीट ऑफ सर्विसेज है वो सब 60% इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है. ऑलराइट, सो AWS is heavily good into the domain of infrastructure as a service, and similarly if we consider GCP का जो कोर बिजनेस मॉडल है वो था सर्च इंजन. सो दे वर essentially working along with the data from the beginning only. तो इस वजह से उनका जो डेटा साइड है एंड जो डेटा सर्विसेज है दे आर एसेंशियली गुड. तो ये दो कंपनीज के क्लाउड प्लेटफॉर्म सारी सर्विसेज देते हैं हमको, लेकिन द थिंग दैट दे आर नोन फॉर आर एसेंशियली रिलाइंग ऑन देयर कोर बिजनेस मॉडल. तो ये दोनों के सर्विसेज कुछ सर्विसेज है जो रियली प्रोमिनेंट है. ऑलराइट, एंड देन if you we also studied about Microsoft. तो Microsoft बेसिकली एक सिंपल प्लेटफॉर्म है. ऑलराइट, तो ये सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के पीछे इनके दो रीजन है. वन इज अ गुड रीजन एंड वन इज रियली इवल वन. तो ये जो गुड रीजन है ये हमने देखा था कि यू नीड टू कीप द थिंग्स सिंपल. तो सिंपल रखेंगे देन एवरीवन कैन स्टडी इट. और बेसिकली ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छा खासा मार्केट का जो शेयर है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू वर्क इन अ सिंपल एनवायरनमेंट, क्योंकि विंडोज में हर चीज़ सिंपल होती है. और इस सिंप्लिसिटी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो प्लेटफॉर्म बनाया है एजर प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑल्सो सिंपल. बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट. दो रीज़न है. पहली बात तो ये दोनों में से एक भी सीख जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप सीख सकते हो. So that's pretty much there. And then second part is हम जो सर्विसेज सीख रहे हैं these are like heavily relying on some particular domain. तो हम जैसा बिग डेटा के अंदर we are going to explore the possibilities of implementing big data on the cloud domain. तो उसीलिए हमने GCP को चूज़ किया है, एंड सिमिलरली AWS का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है इसलिए हमने उसे चूज़ किया है. सो वी आर स्किपिंग माइक्रोसॉफ्ट हियर. एंड देन वी ऑल्सो थॉट कि अगर वी आर मूविंग टू क्लाउड तो उसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्सेस हो सकते हैं. तो जैसा हमने फर्स्ट सेशन में देखा था, इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट यू हैव सर्टन रिक्वायरमेंट्स. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? यू आर गोइंग टू नीड सम डेटा, यू आर गोइंग टू नीड सम स्टोरेज to store that data, then you are also going to need some processing unit, network, etc etc. तो ये सारी चीज़ें हमें क्लाउड के ऊपर बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट में मिलती है. ऑलराइट, सो वॉट एवर यू गेट हियर इज अवेलेबल रियली इज ऑन अ चीपर बेसिस, इकोनॉमिकल होता है. तो दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग क्लाउड. इस क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन के कॉस्ट के पर्सपेक्टिव को छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें होती है. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू लुक एट दोज थिंग्स टुडे. एंड देन हमने एक हमारे सिलेबस का ओवरव्यू किया था. सो वी आर गोइंग टू हैव द सिलेबस अक्रॉस दिस 4 domains. You have AWS, GCP, big data and multi-cloud. And then finally we had a recap of our services. So what services are you going to get? So just for the recap, you will get visual tutoring. हमारे सेशंस होंगे ऑनलाइन. You will get the recordings for this session. Then you will have revisional resources. You will have the professional documents जो कि official है. Those will be shared with you. Then we also make available the personality tutoring, क्योंकि हमें इंटरव्यू के हिसाब से सोचना है. तो for interview you need to have a really amicable personality.
बिकॉज द थिंग इज जनरली इफ यू वॉक इन टू द इंटरव्यू के अंदर यू नीड टू स्पीक विद द इंटरव्यूअर एंड मेक अ कन्वर्सेशन. ऑलराइट. नाउ द थिंग इज टेक्निकल बंदों के साथ में कन्वर्सेशन का एक प्रॉब्लम होता है. ऑलराइट. सो बहुत लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होता है दैट दे कैन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेक अ कन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर. एंड व्हेन यू आर वॉकिंग इनटू द इंटरव्यू, वो जो स्ट्रेंजर है वो तुम्हें जज भी कर रहा है एक्चुअल में. सो यू नीड टू मेक योर पर्सनैलिटी एमिकेबल. तो हम वो पर्सनैलिटी असेसमेंट और डेवलपमेंट भी करेंगे. देन यू हैव वेरिफिकेशन असेसमेंट, दोज विल बी द टेस्ट, एंड फाइनली वी विल हैव योर मॉक इंटरव्यूज. तो मॉक इंटरव्यू के व्यू के अंदर वी आर नॉट स्पीकिंग जीडी कवर होगा और राउंड्स कवर होंगे एंड इंग्लिश ट्यूटरिंग होगा, नथिंग लाइक दैट. We are actually going to take the interview just as you would face in the actual corporate scenario. तो ये इनर रिकैप हमारा लास्ट सेशन था. सो टुडे वी वांट टू सी कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, पैसे की बात अगर छोड़ दे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अगर छोड़ दे, तो व्हाई वुड समवन गो टू द क्लाउड? बिकॉज बेसिकली पैसों की बात अगर आती है तो वी सॉ द स्टार्टअप सिनेरियो, इट इज गुड फॉर देम. बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि नेटफ्लिक्स क्लाउड यूज करता है. ऑल राइट. नाउ अगर नेटफ्लिक्स क्लाउड यूज करता है, नेटफ्लिक्स का जो रेवेन्यू है दैट इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो इफ अ कंपनी दैट इज हैविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन हिज पॉकेट पर मंथ, तो ये कंपनी क्लाउड के ऊपर क्यों जाएंगे? बिकॉज क्लियरली दे डू नॉट हैव अ मनी इश्यू. उनको कोई लेना देना ही नहीं है चिंधी पना करके. राइट. दे आर बिजनेस पीपल. दे आर नॉट इनटू सेविंग मनी फॉर सम स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. बराबर. उनको अगर मनी सेव करना है तो दे विल थिंक अबाउट अ लॉन्ग टाइम पीरियड. लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा. दे आर एक्चुअली मूविंग ऑन क्लाउड. देन देयर मस्ट बी सम अदर वर्किंग फोर्सेस टू. ऐसी कुछ अलग चीजें भी होगी जो इनको बैक करती है. ऑलराइट. सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ऑलराइट. तो now we are going to be specific about the definition that we pick up from. All right. So we are picking up the definition from NIST. All right. So NIST is, you can read here, National Institute of Standards and Technology. तो ये कहाँ का है? This is US Department of Commerce. तो ये US नेटिव एक डिवीजन है गवर्नमेंट का उनके, विच इज कनेक्टेड विद द साइबर वर्कस्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी फॉर द यूनाइटेड नेशंस. तो इनका अपना एक डेफिनेशन है. ऑल राइट. सो वी आर गोइंग टू लुक एट द डेफिनेशन जो इन्होंने प्रोवाइड किया है. ऑल राइट. व्हाई वी आर वर्किंग विद देयर डेफिनेशन एंड नॉट द डेफिनेशन ऑफ गूगल और समवन एल्स, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे. दैट इज अवर नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन अभी के लिए बस इसको देखते हैं कि इन्होंने जो डेफिनेशन बोला है. सो व्हाट इज दैट डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? बिकॉज बेसिकली इफ वी सी, तो एनीथिंग दैट यू स्टोर ऑन द इंटरनेट एंड देन यू एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, तो उस हर चीज को क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाएगा. बिकॉज यू आर एसेंशियली यूजिंग द इंटरनेट स्टोरेज फॉर योर स्टोरेज एंड कैपेसिटी एंड प्रोविजनिंग. तो उस सब चीज को क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं. बट देन व्हाट इज द लेजिटिमेट डेफिनेशन? सो डेफिनेशन हमारा इतना बड़ा है, तो इस बड़े डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल रहेगा. सो लेट्स talk about just this thing. So what it is saying is cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient and on-demand network access. तो हमारी सिंपल भाषा में क्या, कि तुम्हें जो एक्सेस मिलने वाला है रिसोर्सेज का, वो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. इट शुड बी रियली डिस्क्रीट एंड इट शुड बी ऑन डिमांड. जब तुम्हें चाहिए तब इट शुड बी अवेलेबल 24/7. तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम स्लॉट में जाओगे तो क्लाउड के ऊपर रिसोर्सेज मिलेंगे एंड इफ यू मिस द टाइम स्लॉट यू विल नॉट गेट द रिसोर्सेज. दैट्स नॉट हाउ दिस विल वर्क. तो बेसिकली तुम जब भी चाहो तुम वहाँ पर जा सकते हो और ऑन डिमांड तुम अपनी चीज़ों का एक्सेस डिमांड कर सकते हो. वाया वॉट? वाया network access. All right. So network access is essentially your internet. And then is the second part. तो ये network access किसका मिलेगा? So it says to a shared pool of configurable computing resources. तो यहाँ पर दो key terms है. First is shared pool. All right. Now the reason we are focusing on this thing is
ये जो शेयर्ड पूल है, दिस इज अवर सिंपली पुट सर्वर फार्म। तो लास्ट टाइम हमने जो सर्वर फार्म के पिक्स देखे थे, दैट सर्वर फार्म इज योर शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद में सेकंड कीवर्ड हियर इज, नाउ लुक, ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड होने की वजह से you need to actually understand every word, because this definition is so powerful that ये एक definition might turn your interview into something else, because you are literally telling them the gist of all of the platform here. तो ये डेफिनेशन अगर बनाते हैं तो ये अपना टेक्निकल पब्लिकेशन और लोकल बुक्स नहीं है कि इन्होंने कुछ तो डेफिनेशन सोच लिया और वो डाल दिया। इफ दे आर यूजिंग अ सिंगल वर्ड देयर, एवरी वर्ड इज थॉट ऑफ, बिकॉज ये एक्चुअली साइबर स्पेस के एक्सपर्ट्स ने बनाया है। सो द सेकेंड वर्ड दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज कॉन्फ़िगरेबल। So what do you mean by configurable? Configurable means हमें जैसा चाहिए वैसा, the thing that we can make configurations to, ठीक है। तो जो alterations है वो हम कर सकेंगे, ऐसी चीज़ को we are going to call configurable. And then final thing is computing resources. तो computing resources के अंदर they have actually given you the example कि computing resources के अंदर क्या आता है। तो you have network, server है, storage है, application है, सब कुछ है। तो जो सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में लगने वाली है फॉर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, वो सारी की सारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के अंदर आती है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एसेंशियली क्या कर रहा है, तुम्हें इन सारे रिसोर्सेज का एक एक्सेस दे रहा है, और वो जो एक्सेस है वो किसी लिमिटेड थिंग को नहीं है, इट इज़ टू अ शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हेन यू से शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज, तुम्हें वो एक्सपोजर मिल रहा है टू द डेटा सेंटर। All right, so ये shared pool actually is data center here. And then you have the second part, which is really important, that can be rapidly provisioned. तो ये जो चीज़ है rapid provisioning, this is one of the core concept जो cloud को help करता है। All right, so there is a study from NASA जिसके अंदर वो EC2 instances use करते हैं for डिटेक्टिंग एंड प्लानिंग देयर मार्स मिशन। ऑलराइट, तो वो जो मार्स का रोवर मिशन है, उस मिशन के लिए उन्होंने EC2 यूज़ किया था, एंड दिस वाज इन बैक इन 2014। तो 2014 में उन्होंने EC2 यूज़ किया था, एंड देन दे न्यू द कैपेसिटी ऑफ ऑटो स्केलिंग। तो अपने क्लाउड के अंदर एक ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को यूज़ करके उन्होंने अपना स्पेस मिशन कैरी आउट किया था। सो रैपिड प्रोविजनिंग जो है ये उस कोर में तुम्हें हेल्प करता है। सो वॉट एवर नेटफ्लिक्स और अदर प्लेटफॉर्म्स भी जो है, वन ऑफ द रीजंस दे मूव टू क्लाउड इज दिस रैपिड प्रोविजनिंग, क्योंकि यहाँ पर वी सॉ इट व्हेन वी नीडेड द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था, हमने कल देखा कि एक, अगर हम किसी लैपटॉप हमें चाहिए या हमें कोई अगर कंप्यूटर चाहिए, तो उस लैपटॉप कंप्यूटर को हमें ऑर्डर करने के लिए वी नीड टाइम, राइट। टाइम लगेगा, उसके बाद में मनी इनपुट करना पड़ेगा, मनी आने के बाद में भी वो लैपटॉप या कंप्यूटर मार्केट से लाना पड़ेगा, लाने के बाद बूटअप करेंगे, एंड देन दोज थिंग्स विल बी प्रोसेस्ड। तो ये इतना सारा चीज़ होता है फॉर अ रेगुलर प्रोविजनिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अगर कॉर्पोरेट की बात करेंगे, देन देयर इज गोइंग टू बी मच हैसल इनटू द कॉर्पोरेट डोमेन, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने लग जाते हैं। यू नीड टू ऑर्डर द सर्वर, प्रॉपर उसका ऑर्डर बनाना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है, कोटेशंस वगैरह सारी चीज़ें होती है। सो इन द डोमेन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ये बहुत ह्यूज होता है। अगर हम ऑन प्रीमाइसेस की बात करें तो उनके जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं फॉर रीचिंग देम। इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, यू जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म, यू जस्ट ओपन द विंडो, ब्राउजर के अंदर यू ओपन द कंसोल, कंसोल के अंदर तुम तुरंत प्रोविजनिंग कर सकते हो। इस प्रोविजनिंग की वजह से क्या हो रहा है, इस प्रोविजनिंग की वजह से योर लाइफ इज़ रियली सिंपल, क्योंकि अब तुम्हें उतने स्पेक्ट्रम को नहीं जाना पड़ रहा। ऑलराइट, तुम्हें अब वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ रही जो पहले करनी पड़ रही थी। तो इट इज़ सेविंग यू टाइम, इट इज़ सेविंग यू मनी, एंड दैट रैपिड प्रोविजनिंग इज समथिंग जो लोगों को पसंद है इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं वो जल्दी मिल रहे हैं, व्हेन दे वांट एंड हाउएवर अमाउंट दे वांट।
दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज सो इम्पोर्टेंट हियर. एंड देन यू हैव प्रोविजनिंग के साथ साथ जो सेकेंड चीज आती है दैट इज डिपेंडेंसी. ऑलराइट, डिपेंडेंसी कैसा होता है पता है क्या? इफ यू सी द रेगुलर मॉडल में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स. तो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं हम इसको, और कॉर्पोरेट्स की भाषा में इसको वेंडर टाई अप बोला जाता है. सो व्हाट डज दिस मीन? पहले बार हमने जब डिस्कस किया था कि इफ़ यू नीड इंटरनेट एंड यू नीड लीज लाइन फ्रॉम द इंटरनेट प्रोवाइडर, तो हम आईएसपी के साथ में वी आर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. कि ऐसा नहीं है कि वो लाइन डालेगा, 1 महीना हम यूज़ करेंगे एंड हम बोलेंगे कि भाई वी डू नॉट नीड दिस इंटरनेट एनी लॉन्गर, सो यू जस्ट टेक इट ऑफ. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. अगर तुम्हें लीज लाइन लगानी है देन यू आर गोइंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा 6 महीने का, 1 साल का, जो भी होगा. So if you want to withdraw from the contract prior to that contract limit, तो क्या होने वाला है? तुम्हारा जो पेनल्टी है वो पेनल्टी का अमाउंट पहले से डिसाइड है. सो यू आर बाउंड टू पे दैट मच पेनल्टी टू द वेंडर, क्योंकि तुमने वेंडर के साथ टाई अप किया है. सो सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ सर्वर्स ऑल्सो, सर्वर्स के अंदर कोर टाई अप होता है. ऑलराइट, सो हाउ डज कोर टाई अप वर्क? बेसिकली यू ऑर्डर अ सर्वर, तो तुम सर्वर ऑर्डर करते हो 50 कोर का. सो यू विल ऑर्डर दिस 50 कोर सर्वर एंड इनटू द टाई अप इज रिटन अबाउट अ लाइसेंस. ये लाइसेंस होता है कोर लाइसेंस. ऑलराइट, और इसके अंदर एक आंकड़ा होता है. तो अगर तुमने सर्वर खरीदा दैट इज अ सेपरेट थिंग, एंड तुमने लाइसेंस खरीदा दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. तो अगर तुमने लाइसेंस खरीदा 35 कोर्स का, तो तुम्हारे पास जो सिस्टम है दैट विल बी अ 50 कोर सिस्टम, बट द अमाउंट ऑफ कोर्स दैट यू आर एबल टू एक्चुअली यूज आर 35 ओनली. तुम्हारे जो 15 कोर है वो लॉक हो गए. ऑलराइट, एंड दिस एक्चुअली हैपेंस. तो तुम्हारे पास 50 कोर का सर्वर है, लेकिन लाइसेंस 35 का है, तो 35 ही इस्तेमाल करोगे, बाकी के 15 कोर्स तुम्हारे लॉक पड़े रहेंगे. सो दैट इज अ टोटल डिपेंडेंसी अपॉन यू, क्योंकि तुम कुछ ऑर्डर कर रहे हो और तुम्हें बाकी की चीज़ को बिना मतलब पालना भी पड़ रहा है. अब वो कोर तुम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन भाई अगर सर्वर बूटअप होगा तो सारे के सारे कोर्स पावर लेंगे उसमें से. राइट, मतलब तुम्हारा एक्सपेंडिचर स्टिल है, तुम्हें मेंटेनेंस स्टिल रखना है उन 15 कोर का, एंड एक्चुअली स्पीकिंग यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, क्योंकि तुम उसे यूज़ ही नहीं कर सकते उस कोर्स को. तो बेसिकली क्या हो रहा है? वेंडर टाइप्स आर सिंपली स्पीकिंग नॉट फेयर. ऑलराइट, दिस टाइप्स आर नॉट फेयर टू बी पुट फॉरवर्ड सिंपली. लेकिन दिस गोज ऑन, क्योंकि देर इज नो ऑप्शन. अब अगर तुम्हें IBM के सर्वर्स लेने हैं तो तुम्हें यही करना पड़ेगा. ऑलराइट, बिकॉज देर इज नो ऑप्शन. और हमें पता है IBM इज वन ऑफ द टॉप सर्वर प्रोवाइडर. तो ऑब्वियसली अगर उस चीज़ में कोई कंपटीशन है ही नहीं तो हम IBM के पास जाएंगे, या फिर लेट सपोज हम EMC के पास गए, हम डेल के पास गए, तो उनकी तरफ से भी हमें जो सर्वर्स मिलेंगे उनके पास भी लाइसेंस लेना ही पड़ेगा. सो वो यूनिवर्सल चीज़ है. सो यू जस्ट नीड टू पिक द बेटर वर्जन. तुम्हारे पास जो चॉइसेस अवेलेबल है वो ऑलरेडी वर्स है, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ तो पिकअप करना पड़ेगा. दैट्स वाई दिस वॉज गोइंग ऑन इन टू द डोमेन. अब इसके अंदर तुमने लाइसेंस खरीद लिया, तुम्हारे पास 35 कोर का लाइसेंस है, तुम उसको यूज़ कर रहे हो. लेट्स से कि तुमने सर्वर्स खरीदे और 5 साल के बाद में तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बंद हो गया. ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट शट होने के बाद में इफ़ यू थिंक कि 5 साल के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट निकल गया है, देन दैट इज़ अ ग्रेव मिस्टेक. ऑलराइट, क्योंकि 5 साल इज द बिगिनिंग ऑफ ROI फॉर द बिग डेटा प्रोजेक्ट. दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक बिग डेटा तक का डिमांड है. ऑलराइट, एक्चुअली स्पीकिंग बिग डेटा से अच्छी टेक्नोलॉजीज जो है वो ऑलरेडी मार्केट में आने के लिए तैयार है. ऑलराइट, दोज टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दिए. तो इसका जो ROI है यही 5 साल होता है. दैट मीन्स अभी अगर किसी ने 2015 में बिग डेटा का प्रोजेक्ट चालू किया है तो उसे 2021 में प्रॉफिट होने लगेगा. एक्चुअली स्पीकिंग 5 साल तो उसको उसका ROI निकालने में ही लग जाएगा. ऑलराइट, क्योंकि ROI के साथ साथ बाकी चीज़ें भी आती है ना. ROI इज नॉट एसेंशियली योर कैपिटल ओनली. ROI को अगर कैपिटल समझोगे, देखो ROI और कैपिटल जिसको नहीं पता है, ROI को बोलते हैं
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, तो अपने को ये चीज़ें नहीं पता होती लेकिन पता होनी चाहिए। दीज आर बिजनेस टर्म्स। तो आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब तुम अगर 50,000 लगाओगे तो 50,000 निकलने को और उसके ड्यूरेशन को, जो भी पीरियड लगेगा उसको तुम आरओआई बोलोगे। एंड देन उस आरओआई के बाद में एक्चुअल प्रॉफिट चालू होता है। लेकिन आरओआई के अंदर सिर्फ कैपिटल नहीं आता। कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब होती है इनिशियल अमाउंट। तो लेट सपोज कि 50 लाख के अंदर तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो 50 लैक्स इज योर कैपिटल, प्लस तुम अगर 25,000 पर मंथ अगर पे कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, तो तुम्हारा जो आरओआई होगा आफ्टर 5 years विल बी 25,000 इंटू 12 इंटू 5 प्लस 50 लैक्स। इतना तुम्हारा आरओआई तुम्हें निकालना है, तब जाके तुम्हें प्रॉफिट चालू होगा। और प्रॉफिट चालू होने के बाद भी ये 50,000 पर मंथ का 25,000 पर मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो घटने नहीं वाला। सो बेसिकली दिस हैपेंड, और इसको कोई दूसरा मतलब रिसोर्स था नहीं। ऑलराइट, सो मार्केट डोमेन में जो एंटर हुआ, Hadoop was the biggest big data technology that created this boom, and it is still one of the best technologies. So we are also studying Hadoop in our course. तो हदूप जब आया तब लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट ऐसे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं लोगों के जिनका आरओआई 5 साल से ज़्यादा भी था। ऑलराइट, सो इनिशियली जो चला, उन्होंने जो टाइप्स किए थे वो बिग डेटा के टाइप्स 10-10 साल के हो चुके थे। तो ये 10 साल के टाइप, 12 साल के टाइप करने का एक फंडा मार्केट में आ गया, तो वो स्टैंडर्ड बन गया। मार्केट में क्या होता है, अगर कोई चीज़ अच्छी 4-5 कंपनियों ने कर ली, देन सब लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट, 7 साल के, 12 साल के कॉन्ट्रैक्ट ये तब चालू हो गए। और वो चालू होने की वजह से सर्वर वालों का भी बेनिफिट था, इनका भी बेनिफिट था। सो दैट टेक्नोलॉजी स्टक, और टेक्नोलॉजी स्टक होने की वजह से आज तक बिग डेटा का डिमांड जो है वो कम नहीं हुआ। बिकॉज जो पहले प्रोजेक्ट है वो तो चलते ही रहेंगे, एंड इफ द क्लाइंट इज हैप्पी विद द प्रोजेक्ट, और अगर कंपनी को भी उसी से फ़ायदा हो रहा है तो कंपनी फ़ायदे की दिखती है, कंपनी टेक्नोलॉजी नहीं देखती। इट डजेंट मैटर कि तुम अच्छी टेक्नोलॉजी लाते हो, व्हाट मैटर्स इज पैसा उसमें बन रहा है क्या। तो अगर पैसा बन रहा है तो कंपनी तुम्हारी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगी, अगर पैसा नहीं बनता तो टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं होती। ऑलराइट, टेक द एग्जांपल ऑफ आईओटी। आईओटी को आकर 10 साल हो गए, लेकिन आईओटी अब तक मार्केट में नहीं फैला उतना जितना फैलना चाहिए था। ऑलराइट, और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पैसा नहीं है। सो बेसिकली वी सी दिस साईफाई मूवीज़। साईफाई मूवीज़ बहुत देखी होगी, तो उन मूवीज़ में बताया जाता है कि भाई जो बाइक से, कार से, वो सब लेविटेट कर रहे हैं, राइट। ट्रेन जो है वो लेविटेशन से जा रही है, उसके बाद में ड्रोन्स है। सो वी हैव दिस पिक्चर सीन इन मूवीज़, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो सभी अवेलेबल है अभी। ऑलराइट, इट्स नॉट लाइक अभी लेविटेशन अवेलेबल नहीं है, मैग्नेटिक लेविटेशन पे ट्रेन चलता है। इट्स नॉट लाइक ड्रोन्स अवेलेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल है। इट्स नॉट लाइक हम बाइक के ऊपर उड़ नहीं सकते, राइट। फ्लाई ओवर्स भी अवेलेबल है, लेकिन हवर अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता। हवर अगर पैसे बना रहा है तो ही वो बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिलहाल पैसे नहीं बना रही। अगर तुम बाइक खरीदने जाओगे, इफ़ यू वांट अ हॉवरिंग बाइक, देन तुम्हें लाखों में पैसे लगने वाले हैं। ऑलराइट, क्योंकि जो कंपनी बनाने वाली है वो भी लाखों डालने वाली है। तो वो भाई अगर 50 लाख डाल के बाइक बनाएंगे और तुम्हें 54 लाख में बेचेंगे, तो 4 लाख के अंदर कंपनी का कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि 54 लाख की बाइक खरीदने वाले यूज़र ही कितने होंगे उनके। तो बेसिकली बिजनेस नहीं बन रहा, और बिजनेस नहीं बन रहा इसलिए हम उस वर्ल्ड में नहीं जा पा रहे। एक्चुअली इट्स नॉट फार फेच्ड, वो सारी चीज़ें वेरी मच फीजिबल है और वो सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। लेकिन द ओनली पॉइंट जहाँ पर टेक्नोलॉजी हार्ड टेक देती है इज मनी। सो अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर पैसा है, इट्स नॉट यूजफुल। ऑलराइट, एंड दैट इज द ट्रूथ। तो इसकी वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बैक कर जाएगी। लेकिन इन्हीं के कंपैरिजन में व्हेन यू स्पीक अबाउट बिग डेटा हैज होल्ड इट्स फोर्टे फॉर अ नंबर ऑफ months now, number of years actually, and it is still growing. तो अभी क्या हो रहा है, पहले जो ये 10 साल लगते थे, 5 साल लगते थे, तुम्हारे पास वेंडर लॉकिंग होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहली बात तो मिल गई रैपिड प्रोविजनिंग, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ तुमको मिल गई एंड रिलीज। तो ये रिलीज का मतलब क्या? जब मेरे पास प्रोजेक्ट था,
मेरे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट था 500 सर्वर का, तो मैंने 500 सर्वर का ऑर्डर पुटअप किया क्लाउड डोमेन के ऊपर। सो वॉट एवर सर्विस प्रोवाइडर आई एम यूजिंग, मैं अमेजोन यूज कर रहा हूँ, गूगल यूज कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, मैंने 500 सर्वर का ऑर्डर पुटअप किया, मेरे 500 सर्वर का ऑर्डर चल गया, एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी 150 सर्वर की जरूरत नहीं है, आई कैन मेक डू इन 350 सर्वर्स। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली आई विल गो टू माई क्लस्टर, आई विल सिलेक्ट 150 सर्वर्स एंड आई विल टर्मिनेट द सर्वर्स, दैट्स इट। और वो सर्वर्स 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएंगे। तो बेसिकली जैसा अपन इंश्योरेंस का ऐड देखते हैं, नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड, डायरेक्टली इंश्योरेंस होगा, तो वो जो नो पेपर वर्क है ना, वो बहुत पावरफुल टर्म है, और वो टर्म यहाँ पर लागू होती है। क्योंकि क्लाउड वालों ने क्या बोला, क्लाउड वालों ने बोला भाई तुम आओ, तुम्हें जब चाहिए तब सर्वर बनाओ, यूज करो, जब चाहिए तब बंद कर दो। तो इस मॉडल को बोला जाता है पे एज यू गो, ऑलराइट। और बिग डेटा की भाषा में इसे बोलते हैं प्रो रेटा मॉडल। तो जिस चीज को हम, जैसा हमारा ऑन द गो पीटीजी ओटीजी नहीं होता क्या, ऑन द गो पेन ड्राइव होता है हमारा, तो वैसा ही यहाँ पर पे एज यू गो होता है। तो पे एज यू गो का मतलब क्या, इफ यू यूज द सर्वर फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे का ही पैसा लगेगा। यू डू नॉट नीड टू इवन प्ले फॉर अ 6 आवर स्लॉट, या फिर एक पूरा दिन चलाना पड़ेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि यू नीड टू प्ले योर रिसोर्सेज फॉर दिस मच ड्यूरेशन। बेसिकली तुम्हें जितने टाइम प्ले करना है उतने टाइम तुम उनको ऑन रखो, वंस यू प्लग आउट, तुम्हारा जो भी पैसा है वो उसी टाइम तक तुम्हें लगेगा, दैट्स इट। और कुछ कुछ सर्विसेज तो ऐसे हैं जिनके अंदर टाइम का भी नहीं होता। तो सर्वरलेस करके एक टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। सर्वरलेस का एक डोमेन ग्रो अप हो रहा है अभी। तो इस सर्वरलेस के डोमेन में अभी तो हम सर्वर का स्टडी कर रहे हैं, तो एक्चुअली देखो सर्वरलेस भी अवेलेबल है फ्यूचर में। तो ये सर्वरलेस के अंदर क्या होता है, तुम एक फंक्शनैलिटी बनाते हो, ऑलराइट। तो ये फंक्शनैलिटी बनाने के बाद में यू आर चार्ज पर इन्वोकेशन। तो पर इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, इन्वोकेशन मतलब उस चीज को शुरू करना, ऑलराइट। तो वी हैव सीन, मतलब जो माइथोलॉजिकल्स हमारे शो होते हैं उनमें हम देखते हैं कि वो जो ऋषि मुनि वगैरह होते हैं, सो व्हेन दे वांट समथिंग, तो वो क्या करते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, और वो मंत्र बोलने के बाद में, वो मंत्र मतलब क्या होता है, वो इन्वोकेशन होता है। सो दैट गाय इज इन्वोकेटिंग समथिंग। तो दैट समथिंग माइट बी अ वेपन, माइट बी शार्प हो सकता है, माइट बी भगवान को बुलाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन देयर इन्वोकेशन। लेकिन वो जब उस चीज को बोलते हैं तो वो इन्वोकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसी मैनर में सर्वरलेस काम करता है। तो तुम्हारे पास जितने इन्वोकेशन होंगे उतना ही तुम्हें पैसा लगेगा, दैट्स इट। तो ये मैटर नहीं करता कि तुम आज उस फंक्शनैलिटी को बना दिए और तुम 10 साल रखे या 5 साल रखे या 5 महीना रखे, अगर वो 5 महीने में 2 बार ही चला है तो 2 बार का ही पैसा लगेगा, दैट्स इट। तो एज सिंपल एज दैट सर्वरलेस है। तो ये सर्वरलेस एक्चुअली अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। इसका अभी मतलब देर आर इवेंजलिस्ट जो इस चीज़ को फैला रहे, जो लोगों को बोल रहे कि भाई तुम सर्वर यूज़ करना बंद करो, सर्वरलेस की तरफ बढ़ो। बट एसेंशियली बिग डेटा का ऐसा डोमेन है कि इसके अंदर यू आर गोइंग टू नीड हाई बैंडविड्थ सर्वर, उसके सिवा नहीं होता है। तो फिलहाल बिग डेटा तुम सर्वरलेस के ऊपर नहीं चला सकते, लेकिन देर आर प्रिटी मच ऑल अदर थिंग्स दैट यू कैन डू विदाउट सर्वर्स। क्योंकि सर्वर जब बने, इंटरनेट जब बना, तो इंटरनेट बनने के बाद में जो सर्वर चिपक गए तो इंसानियत को छोड़ा ही नहीं सर्वर्स ने, ऑलराइट। तो वो अब तक स्टक है, एंड पीपल आर लाइक इवेंजलिस्ट आर टेलिंग पीपल कि भाई अभी ये सर्वर्स को बंद करने का टाइम आ गया है, नाउ वी नो मोर रिक्वायर्ड सर्वर्स, अभी हमें चाहिए समथिंग दैट कुड जस्ट गो ऑन। तो वो गो ऑन वाली चीज़ क्या होती है, दैट इज प्योरली स्पीकिंग सर्वरलेस चीज़ है। तो ये जो रिलीज है, दिस रिलीज इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स जो कि क्लाउड को ड्राइव करता है। क्योंकि तुमने ऑर्डर किया और तुम्हें जब चाहिए तब तुमने रिलीज कर दिया। तो इसमें इन्होंने देखो मैनेजमेंट एफर्ट भी डाला है और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। ये चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि ये बिजनेस के टर्म्स, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, दैट्स वाई दे हैव पुट इन दिस टर्म्स। तो मैनेजमेंट एफर्ट नहीं है मतलब क्या भाई, यहाँ पे ये चीज़ पढ़ के ही जिस बंदे को कुछ नहीं पता, अगर वो मैनेजमेंट वाला है तो वो सबसे पहले इसके अंदर कोई
वर्ड को समझेगा तो वो होगा मैनेजमेंट। तो वो एक वर्ड आगे का देखेगा, एक वर्ड पीछे का देखेगा। सो लेट्स से तुम्हें ये डेफिनेशन नहीं पता, तुम यहाँ पर आते हो, तुम बस देखते हो मैनेजमेंट, तुमने आगे पढ़ा मिनिमल, पीछे पढ़ा एफर्ट। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग मैनेजमेंट का काम कम है, बस वो पास कर देगा प्रपोजल को। अगर इतना एक डेफिनेशन भी बताओगे मैनेजमेंट को, जिसको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ देखेगा कि भाई मेरा काम कितना है, मेरा काम कम है, ऑल राइट आई एम गुड, कर दो इस चीज को, क्योंकि मेरे ऊपर तो टेंशन नहीं है ना। जो भी देखना है वो टेक्निकल टीम देखेगी। बेसिकली कंपनी के अंदर हर किसी को दूसरे के ऊपर काम धकेलना है, तो वो देखता है भाई अपना काम कम है, कर दो इसको, बाकी के लोग देखते बैठेंगे। एंड देन यू हैव सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। तो सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि भाई हमने जो लीज लाइन वाली बात की थी, तो वो लीज लाइन वाला सर्विस प्रोवाइडर होता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट। अगर यहाँ पे बात करोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब अमेजॉन सर्विस प्रोवाइडर होगा, गूगल होगा, माइक्रोसॉफ्ट होगा। तो इनके साथ भी जो रिएक्शन है, जो इंटरेक्शन है, वो बहुत कम लिखा है, ऑलराइट, मिनिमल इंटरेक्शन विद देम ऑल्सो। तो ऑल द मोर गुड है, क्योंकि उनसे जितना दिमाग कम लगाया जाए, दैट इज बेस्ट फॉर अस। सो बेसिकली ये अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा डेफिनेशन हुआ। और ये डेफिनेशन किसके तरफ से आया है? दिस इज फ्रॉम NIST। सो इफ यू स्पीक विथ समवन एंड यू आर सपोज टू टेल देम कि भाई व्हाट आर यू स्टडिंग, सो यू से दैट आई एम स्टडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसको नहीं पता होगा, तो वो बोलेगा कि भाई व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो एज्यूमिंग कि वो जो सामने वाला बंदा है दैट इज अ क्वालिफाइड पर्सन, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट योर डेफिनेशन विद दिस अकॉर्डिंग टू NIST। तो तुम अकॉर्डिंग टू NIST बोलोगे और उसको कुछ भी बता दोगे या आगे के डेफिनेशन का पार्ट। ऑलराइट, अब ऑब्वियसली रट्टा तो मारने वाले नहीं है, वी हैव अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन फॉर वंस। तो हम सामने वाले को अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू NIST क्लाउड कंप्यूटिंग इज सिंपली यूजिंग द रिसोर्सेज वाया इंटरनेट एंड देन वी कैन प्रोविजन देम और डिलीट देम एट आवर डिस्पोजल। तो सिंपल इंग्लिश में हमने उसको बोल दिया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अब वो बंदा अगर तुमको रिटेलिएट करेगा कि नहीं नहीं भाई ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा वैसा, तो बोलना भाई मैं क्या करूँ, तू जाके NIST को बोल दे। NIST ने तो बोल दिया ना, उन्होंने पब्लिश कर दिया, और उन्होंने पब्लिश किया है ग्लोबल लेवल पे, तो मैं उनको मानूंगा। अरे भाई सिंपल बात है, अगर निराली के अंदर कुछ चीज लिखा है, टेक्निकल पब्लिकेशन में कुछ लिखा है, और अगर टाटा मैग्रो हिल में कुछ लिखा है, तो टाटा मैग्रो हिल वाले को चैलेंज नहीं करेंगे ना बोलने वाले। प्रोफेसर को अगर तुम बोलोगे कि टेक्निकल पब्लिकेशन है, वो तुम्हें चैलेंज कर सकता है। टाटा मैग्रो हिल का रेफरेंस देते हो तो वो चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलेगा भाई मैंने ही तो बोला था बच्चों को जाके मैग्रो हिल पढ़ो, मैग्रो हिल पढ़ो, तो इन लोगों ने पढ़ लिया। सिंपली स्पीकिंग ये वैसा होता है। सो व्हेन यू टेल देम कि NIST का डेफिनेशन है, रिटेलिएट करना है, तो भाई तू मस्त से ईमेल बॉक्स में जा, इनबॉक्स में जा, कंपोज कर, बड़ा ईमेल टाइप कर और NIST को भेज दे, तेरे को वो लोग रिप्लाई दे देंगे। मेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट थोड़ी हूँ। बेसिकली गेट द डिफरेंस क्लियर बिटवीन यू, अ कंप्यूटर इंजीनियर, अ डेटा साइंटिस्ट एंड अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो लोग क्या करते हैं, वेन एवर यू टेल देम दैट यू आर स्टडिंग समथिंग, तो वो अपने को टारगेट करते हैं, क्योंकि बेसिकली अपने को बढ़ावा तो दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे, पैर खींचेंगे। तो पैर खींचने का ये वे होता है कि भाई तू जो सीख रहा है ना, उसमें तेरे को कुछ आता नहीं है, तू बस क्लास कर रहा, लोगों को ये नीचे बताने का होता है अपने को। सो यू जस्ट नीड टू मेक द डिफरेंस क्लियर कि भाई मैं सीख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया है, आई एम जस्ट स्टडिंग इट, और मेरा गोल क्लियर है भाई, स्टडी करना है, आई वॉन्ट टू गेट गुड एट इट, जॉब लेना है, अच्छी कंपनी में जाऊंगा, थोड़ा इधर उधर घूमूंगा दुनिया में, मेरे को बस इधर बैठने का नहीं है पूना में। सो यू नीड टू हैव योर गोल्स क्लियर। और भाई ऐसा भी नहीं है कि मेरे को मतलब कुछ बहुत सारा पढ़ के मेरे को सिस्टम वगैरह बना देना है, सुपर कंप्यूटर बनाना है, नथिंग लाइक दैट। गोल फिलहाल के लिए क्लियर है, जस्ट टू गेट इनटू अ गुड जॉब पोजीशन इन अ गुड कम्युनिटी, क्योंकि जब लोगों अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी चीजें पता चलेगी। ठीक है, सिंपल थिंग है कि अपने जो इंडियंस है वो टेक्निकलिटी में दे आर स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। ऑलराइट, सो इफ यू जस्ट जॉइन अ जॉब इनटू अ पुणे's कंपनी, तो वहाँ पे तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि शुरू शुरू में पीपल आर ट्राइंग टू ड्रैग ईच अदर डाउन। ठीक है, कोई मतलब ऐसा बोलता नहीं है MNC में कि चल भाई वीकेंड पे अपन एक कोर्स लगाते हैं और कुछ अपन 2 घंटा ही जाएंगे लेकिन 2 घंटा कुछ करेंगे। तो 2 घंटा वो अपने को प्रैक्टिस करने के लिए कोई एनकरेज नहीं करता, लेकिन अपने को 6 घंटे का पार्टी करने के लिए हर कोई बोलेगा।
कि भाई नहीं वीकेंड है तो फुल पार्टी करेंगे, बिकॉज दैट इज बेसिक मेंटेलिटी। अब वीकेंड है तो पूरा वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटा तो वी कैन ऑब्वियसली पुट इन, क्योंकि इतना भी कुछ अकम्प्लिश तो कर लिया नहीं है जिंदगी में। बट इट डजेंट वर्क इन अवर इंडियन मेंटेलिटी। लेकिन इफ यू गो इन टू द आउटसाइड डोमेन, वहां पे पीपल नेवर क्विट स्टडी। ऑल राइट, वो उनका स्टडी करते हैं एंड उसके बाद में उन्हें बाकी की चीजें भी सीखना होती है। सो दे कीप ऑन लर्निंग लैंग्वेजेस, दे कीप ऑन लर्निंग माइथोलॉजीज। तो अपने यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं इंडिया देखने, तो वो लोग क्यों लोग थोड़ी है कि इधर आ रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने पहले इंडिया के बारे में पढ़ा, थोड़ा हिंदुज्म के बारे में पढ़ा, उन्हें इंटरेस्ट आया, तब जाके वो लोग वाराणसी को विजिट किया। ऐसा नहीं होता कि भाई वो गंगा देखने आ गए या गंगा पवित्र है उन्होंने मान लिया, उन्होंने पहले पढ़ा। ऑलराइट, सो द एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्टडिंग इट। तो अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें भी पता नहीं होती कुछ चीजें। एंड एक्चुअल थिंग यही होता है कि इफ यू गो टू दीज प्लेसेस, जो धार्मिक जगह होती है, इफ यू गो देयर, तो वहाँ के फॉरेनर को इंडियन लोगों से ज्यादा पता है, क्योंकि फॉरेनर लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में, लेकिन इंडियन टीन इज नॉट स्टडिंग अबाउट अवर ओन कल्चर। तो ये सारी चीजें होती है, एक शुरुआत होती है इन सब की पढ़ने से, कि तुम पढ़ क्या रहे हो। ऑलराइट, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो और अच्छी कम्युनिटी में रहो, तो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अपन शेप होंगे। एक बेसिक फंडा होता है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर ओन इनकम, तो अपने जो 5 जिगरी दोस्त होते हैं, वो 5 जिगरी दोस्त को पर्सपेक्टिव में रखने का, एंड देन सी देयर फाइनेंशियल स्टेटस। तो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस उनके एवरेज में होगा। अगर वो लोग सब लोग इधर उधर घूम रहे, टपोरी पना कर रहे, तो अपन भी उसमें ही है। अगर अपने में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसका अच्छा होता है, जो कुछ पढ़ रहा होता है, तो अपने में भी थोड़ी सी वो क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि वो हरामखोर 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन वो उसकी वजह से अपने को भी 1-2 घंटा पढ़ ही लेना पड़ता, क्योंकि उसके साथ में रहेंगे तो कुछ बात भी करनी पड़ती सेंसिबल वाली। यही चीज आगे जाके एम्पलीफाई होता है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई जो लोग ऊपर पोजीशन पर है वो वहां पर मेहनत करके गए तो वो वहां पर एंजॉय नहीं कर रहे। ऑब्वियसली भाई बीएमडब्ल्यू में घूमने वाला भी मजा कर रहा है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे कि तुम्हारे दोस्त की होंडा सिटी है उसी में मजा आता है? मजा तो बीएमडब्ल्यू में भी आएगा ही ना, लेकिन बीएमडब्ल्यू लेने के लिए सजा पहले काटनी पड़ती है अपने को, वो चीज को अपने को फेस करना पड़ता। तो ये जो रिलायंस होता है लोगों का कि भाई तू अगर कुछ बोलेगा तो तू एकदम परफेक्ट बोल, ये वो छोड़, उस चीज को पहले निकाल देना है अपने को, क्योंकि ये मेंटालिटी पहले मॉडिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक आई एम रियली ग्लैड टू सेट, तुम्हारा जो बैच है वो बहुत सेंसिबल सवाल पूछ रहा है। वो जो पुराना बैच था उनको बोला कि भाई तुम्हारे कुछ सवाल है तो बोलो। तो अभी ऑब्वियस सी चीज है, बच्चे कहाँ के थे? बच्चे थे ग्रेजुएशन वाले, बराबर, अभी अभी ग्रेजुएशन करके आए, कुछ पता नहीं उनको। तो उन्होंने सिंपल सवाल पूछा कि बोले हमको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उनको ये लेना देना नहीं था कि सिलेबस क्या होगा, पैसे कितने होंगे, कितने घंटे सिखाएंगे, कुछ नहीं। उनको चाहिए भाई सर्टिफिकेट, दैट्स इट। और ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी रॉन्ग है, और ये मेंटालिटी की वजह से ही उन लोग वो स्टेज पे है। तो अपन अगर मेंटालिटी ठीक करेंगे तो अपन भी बराबर ऊपर के लेवल पर चले जाएंगे। तो अपना जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जो लिखा है, वो बेसिकली रीजंस टू मूव टू क्लाउड कंप्यूटिंग है। ऑलराइट, सो लेट्स विजिट देम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस बेसिकली क्या होता है? हमने ऑन डिमांड तो देखा 24/7 अवेलेबल है। सेल्फ सर्विस का मतलब क्या? भाई तुझे जो चाहिए वो तू ले ले। ऑलराइट, देर आर नो वेंडर्स, नो सर्विस प्रोवाइडर्स, नो कॉल सेंटर्स इन द क्लाउड डोमेन। तुम्हें जो चाहिए यू जस्ट गो अहेड एंड टेक इट। तो ये इनका सिंपल फिलोसॉफी है। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हें कोई रोक नहीं रहा वो चीज़ लेने से। अपने आप जाओ, उस चीज़ को सीखो और उस चीज़ को ले लो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम बस बोलोगे कि मेरा तो बिजनेस है, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, तो मुझे सर्वर चाहिए, तुम लोग प्रोविजन करके दे दो। नॉट गोइंग टू वर्क। तुम्हें चाहिए भाई, तू सीख ले और ले ले।
बात खत्म, ओपन टू एवरीवन। सेकेंड चीज आती है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब बेसिकली पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो ब्रॉड मतलब ये, इससे ज़्यादा ब्रॉड क्या होगा, आप इंटरनेट जहाँ पर है वहाँ पर तुम इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। सो इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर। कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये पहले देखेगा कि इंडिया से कनेक्शन आ रहा है तो इंडिया में इसको अलाउ करो, और अगर अफ्रीका से आ रहा है तो उनको सीखने मत दो, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं से भी अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो कंसोल के ऊपर उस बंदे को सारे जो ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और उन सारे ऑप्शन में से उसे जो सर्विस चाहिए वो सर्विस सामने वाला यूज कर सकता है। सो सिंपली स्पीकिंग ये वो वाली चीज है। देन यू हैव रिसोर्स पूलिंग। तो रिसोर्स पूलिंग हमने देखा, हमें ऑलरेडी जो एक्सेस मिल रहा है वो सर्वर फार्म का मिल रहा है। तो अब अगर सर्वर फार्म इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली उन्हें ये नहीं चाहिए कि तुम ये सर्वर फार्म में से एक एक सर्वर उठाओ। ऑलराइट, तुम्हें अगर 50 सर्वर चाहिए उठा लो, ऑल द मोर बेटर फॉर देम। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया जितना तुम यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा। तो एक यूज करोगे तो एक का पे करोगे, 50 यूज करोगे तो 50 का पे करना पड़ेगा। तो बेसिक उनका वो है। तो तुम्हें अगर रिसोर्स पूलिंग करना है देन यू आर वेलकम टू डू दैट। ऑलराइट, तुम्हें कोई चीज रोक नहीं रही उस चीज से। देन यू हैव रैपिड इलास्टिसिटी। तो हमने जो रैपिड प्रोविजनिंग देखा उसका ये एक दूर का कजिन है। तो रैपिड प्रोविजनिंग और रैपिड इलास्टिसिटी का डिफरेंस क्या है? बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोविजनिंग, यू आर सेइंग कि प्रोविजनिंग में मैं चीज़ों को शुरू करूंगा। ऑलराइट, मेरा जो सर्वर है मैं उस सर्वर को शुरू करूंगा, उस स्टोरेज को मैं ऑक्यूपाई करूंगा। और जब तुम रैपिड इलास्टिसिटी बोल रहे हो तो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट configurations in real time. So this is a really powerful term if you are not from CS domain। तो कॉन्फ़िगरेशन इन रियल टाइम ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टर्म होता है, ठीक है। और मतलब CS के डोमेन में इफ़ यू कैन कॉन्फ़िगर समथिंग इन रियल टाइम देन तुम गॉड मोड में काम कर रहे हो, ऐसा मानते हैं वो, ठीक है। बिकॉज रियल टाइम का मतलब वो चीज़ प्रोडक्शन में भी हो सकती है, स्टेजिंग में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो उस चीज़ को तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली तुम कुछ चेंजेस कर रहे हो। सो यू आर मेकिंग सम अल्टरेशंस हियर। तो ये जो अल्टरेशंस है इन्हीं को इलास्टिसिटी बोला जाता है। इलास्टिसिटी मतलब क्या, द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट साइज। ऑलराइट, सिंपली स्पीकिंग तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ना कुछ होती है। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें अगर लगा कि भाई मैंने 4-4 कोर वाले 10 सर्वर लिए हैं, और फिर तुम्हें थोड़ी देर के बाद लगा कि भाई 4-4 कोर वाले सर्वर की ज़रूरत नहीं, 2-2 कोर में ही काम हो जाएगा, देन यू कैन गो देयर एंड देन यू कैन स्केल योर सर्वर अकॉर्डिंगली। तो तुम्हें लगा कि 4 कोर से 2 कोर पर लाना है तो कर सकते हो, तुम्हें लगा कि 4 से 8 पर लेके जाना है तो वो भी कर सकते हो। सो यू कैन कन्फिगर योर रिसोर्सेज, वो इलास्टिसिटी तुम्हें यहाँ पर मिल रही है। सो रैपिड प्रोविजनिंग एंड रैपिड इलास्टिसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। रैपिड प्रोविजनिंग के अंदर तुम्हारा आया स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। तो तुम प्रोविजन कर रहे हो और रिलीज कर रहे हो रिसोर्सेस को, दैट इज रैपिड प्रोविजनिंग। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, यू आर कन्फिगरिंग द रिसोर्सेस, तुम उनको कम ज़्यादा कर रहे हो। सो दैट इज अनदर फीचर। एंड देन फाइनली यू हैव मेजर्ड सर्विस। तो मेजर्ड सर्विस मतलब क्या, हमने ये जो पे एज यू को मॉडल देखा तो बेसिकली उसी को उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेजर्ड सर्विस बोला है। तो तुम्हें अगर कुछ बैंडविड्थ मिल रहा है, तुम्हें अगर उन्होंने बोला 50 GB का स्टोरेज यू आर यूजिंग, प्लस तुमने अगर सर्वर चालू किया तो तुमने 5-5 कोर के अगर 10 सर्वर चालू किए तो तुम्हें ग्रॉस 50 कोर का कॉस्ट लगेगा। ऑलराइट, तो तुम जितना यूज कर रहे हो उस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ मीटरिंग चालू है और इस चीज का मेजरमेंट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें बिल जनरेट होगा। ऑलराइट, और इस बिल के अंदर ऑब्वियसली उनके अभी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो। तो इनके बेनिफिट्स कैसे आते हैं, अपने को डिस्काउंट मिलता है इफ़ वी यूज़ द रिसोर्सेज इन सर्टन पैटर्न। ऑलराइट, तो अगर हम पैटर्न में यूज़ करते हैं तो उन्हें पता होता है कि कब रिसोर्सेज
फ्लेक्सिबल है, कब रिसोर्सेस नहीं है, कब रिसोर्सेस ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बिलिंग के अंदर डिस्काउंट मिलता है। तो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द डिस्काउंट पार्ट नाउ, लेट्स कंसिडर कि हम उतना बिल पे करेंगे जितना हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो मेजर्ड सर्विस है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स। नाउ इफ यू कंसिडर दिस 5 पैरामीटर्स इन पर्सपेक्टिव, देन यू विल अंडरस्टैंड कि नेटफ्लिक्स क्लाउड को क्यों यूज कर रहा है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये सारे रीजंस नेटफ्लिक्स को बूस्ट करते हैं। अब देखो, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, नेटफ्लिक्स कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो क्योंकि क्लाउड के ऊपर है। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो उनका सीडीएन भी क्लाउड के ऊपर ही चलता है। ऑलराइट, सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो उनका सीडीएन भी क्लाउड के ऊपर से ही प्रोविजन होता है। दे आर नॉट यूजिंग इंटरनेट सर्वर्स फॉर दैट। ऑलराइट, रैपिड इलास्टिसिटी, लेट्स से नेटफ्लिक्स का एक केस स्टडी, चलो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स के अंदर क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है इसको यूज करने वाली, वो है यूथ। राइट, यूथ के अंदर इफ यू कंसिडर, लेट्स कंसिडर सिनेरियो फॉर इंडिया। तो इंडिया का अगर कंसिडर करोगे, तो इंडिया का जो मैक्सिमम यूथ इसको यूज कर रहा है, वो मे बी आईटी में काम कर रहे हैं, या तो फिर दे आर वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट एनवायरमेंट। आईटी होगा नहीं तो कॉर्पोरेट होगा, तो कॉर्पोरेट कोई भी हो सकता है। राइट, इसके बारे में अगर सोचोगे तो 5 days अ वीक ये लोग काम कर रहे हैं। इन 5 दिनों में जो मोस्ट शिफ्ट काम होती है, लेट्स कंसिडर रेगुलर शिफ्ट, तो 10 to 7 का जो टाइम है, इस 10 से 7 के टाइम के अंदर इफ यू कंसिडर द नेटफ्लिक्स सिनेरियो, इस वक्त के अंदर सबसे कम सर्वर लगेंगे। ठीक है, लॉजिक समझा? यूथ है, इस वक्त में काम कर रहे, ऑफिस में तो लोग देखेंगे नहीं नेटफ्लिक्स को। तो 10 से 7 का जो टाइम है, आइडियली 80% से 90% लोग रेगुलर शिफ्ट में काम करेंगे। तो 10 से 7 के अंदर नेटफ्लिक्स के सर्वर यूज कम होंगे सबसे ज़्यादा, एज अपोज टू दिस वीकेंड। वीकेंड में स्पेसिफिकली संडे। अब संडे क्यों? क्योंकि फ्राइडे नाइट को पार्टी होता है, सैटरडे नाइट को पार्टी होता है, संडे नाइट को कोई पार्टी नहीं करने वाला होता क्योंकि मंडे को ऑफिस में जाना है। तो फ्राइडे सैटरडे नाइट को पार्टी होगा, इसका मतलब नाइट टाइम तो यूज होने वाला नहीं है। उसके बाद में फ्राइडे की पार्टी की वजह से सैटरडे का भी दिन का यूजेज कम हो गया, लेकिन संडे को दूसरा कुछ काम है ही नहीं। तो संडे को दिन भर चलेगा नेटफ्लिक्स। इसका मतलब अगर नेटफ्लिक्स को इंडिया में कंटेंट डिलीवरी करना है, तो एक पैटर्न अभी हमने बना लिया। ये जब हम बिल सेविंग की बात कर रहे थे, उसमें ये पैटर्न यूज में आता है। तो इनको एक सिंपल पैटर्न समझा कि भाई 5 दिन के लिए 10 से 7 के अंदर हमारे जो सर्वर्स रहेंगे वो रहेंगे मिनिमम, और संडे के दिन हमें मैक्सिमम डिलीवरी सर्वर्स आर रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि इस वक्त में सबसे ज़्यादा लोड आएगा इंडिया से। सो इफ़ यू स्पीक इन दिस टर्म्स, सारे टाइम जोन्स के हिसाब से यू कैन जस्ट कैलकुलेट फॉर ऑल द रीजन, और तुम्हें पूरे वर्ल्ड का जो कंजम्पशन है उसका एक सिंपल कोड बनाना है। उस कोड को अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे, देन वो अल्गोरिदम तुम्हारे लाखों रुपए बचाएगा, स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ नेटफ्लिक्स। तो बेसिक चीज़ होती है कि हमें बस बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करना है लोगों के। उस बिहेवियर पैटर्न से नेटफ्लिक्स इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो नेटफ्लिक्स को अगर ये पैटर्न समझ गया, अभी देखो, लेट्स सपोज कि संडे को इनको 50,000 सर्वर लग रहे हैं। ऑलराइट, वी आर स्पीकिंग अबाउट ग्लोबल सिनेरियो। अगर इंडियन सिनेरियो कंसिडर कर लो, लेट्स समझो इनको संडे को 5,000 सर्वर लग रहे हैं, जो कि मैक्सिमम है, और उसके अपोजिट में इनको मिनिमम अमाउंट ऑफ जो सर्वर्स जो डेली लग रहा है वो है 1,000 सर्वर्स। तो अगर इन्होंने क्लाउड को यूज किया और ये 10 से 7 मतलब 9 घंटा, अगर ये 9 घंटा 5 दिन के लिए, ऑलराइट, so you have 45 hours. 45 hours multiplied by 4,000 multiplied by सर्वर का कॉस्ट। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर कि सर्वर का कॉस्ट अगर 10,000 भी है, तो इतना सारा अमाउंट नेटफ्लिक्स बचा रहा है बाय यूजिंग क्लाउड। जस्ट किस मेथड के ऊपर? उन्होंने बस इतना डिटेक्ट किया कि भाई 10 से 7 में लोग नेटफ्लिक्स नहीं देखने वाले, लोग कम नेटफ्लिक्स देखेंगे। तो उन्होंने कितने सर्वर सेव किए? 4,000।
अगर ऑन प्रेमिस बनाना चाहते तो 5,000 सर्वर अगर आईबीएम से खरीद लिया तो इन सबको तो 24/7 चलाना पड़ेगा ना। 24/7 अगर इन सर्वर को चलाएंगे तो इसका मतलब क्या, सातों दिन का बिल देना है। अभी लेट्स कंसिडर कि ये रोज 5,000 सर्वर चलाएंगे सिर्फ ये 5 दिन छोड़कर, और वो 5 दिन में भी कितना, 9 घंटा छोड़कर, तो भी इनका इतना प्रॉफिट हो रहा है। ऑलराइट, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन जिसके लिए बड़े बड़े जो प्रोवाइडर्स है वो क्लाउड को यूज करते हैं। क्योंकि इवन इफ इट इज अ स्मॉल थिंग टू कंसिडर कि भाई 5 दिन का ही है और 5 दिन के अंदर भी 9 घंटा ही है, लेकिन व्हेन यू एड इट, जो लार्जर फिगर बनता है तुम्हारा, वो लार्जर फिगर माइंड बॉगलिंग होता है। ऑलराइट, सो दिस इज टेकिंग यू इनटू मिलियंस। तो ये चीज उनको समझ जाती है, और ये चीज समझने की वजह से वो क्लाउड पर मूव हो रहे हैं। तो इसके अंदर सिर्फ ये कंपनीज नहीं है। अब देर इज अ रिसेंट सिनेरियो जो हेल्थ केयर के डोमेन में हुआ है। ठीक है, तो हेल्थ केयर के डोमेन में इफ यू वांट टू एनालाइज ह्यूमन डीएनए, तो ह्यूमन डीएनए का एनालिसिस सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर खींचता है। ऑलराइट, क्योंकि अपने डीएनए उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ह्यूमन डीएनए के एनालिसिस को क्लाउड पे यूज करके एक बंदे ने उस चीज को बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम वक्त में एग्जीक्यूट कर दिया। तो वो कम वक्त में एग्जीक्यूट करने से क्या हुआ, दैट इज जस्ट रिसर्च फॉर नाउ। लेकिन आगे जाकर अगर कोई जॉनसन एंड जॉनसन डिसाइड करता है कि भाई ह्यूमन डीएनए का एनालिसिस क्लाउड के ऊपर बहुत इजीली हो रहा है, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया, क्लाउड के ऊपर मूव हो गया। नाउ दे विल हायर प्रोफेशनल साइंटिस्ट जो कि डीएनए को एनालाइज करेंगे क्लाउड के ऊपर, और अभी उनका जो कंपनी है वो जो चीज को 10 साल में अचीव कर सकता था उस चीज को 1 साल में अचीव कर सकता है। क्योंकि बेसिकली प्रोसेसिंग पावर उतना ज्यादा इफेक्ट करता है मैनकाइंड को। सो वी आर नॉट जस्ट स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ सर्वर्स एंड जस्ट इन टर्म्स ऑफ बिग डेटा। अभी ये हमने दो डाइवर्स एग्जाम्पल देखा। फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज योर एंटरटेनमेंट डोमेन, बराबर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसका तो कुछ लेना देना नहीं, बेसिकली गीक से स्टडी करने वालों से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारा टेक्नोलॉजी अफेक्ट किया। और दूसरा है सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग, डॉक्टर, लेकिन यहाँ भी अपने क्लाउड डोमेन ने अफेक्ट किया। सो बेसिकली इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन एवरी टेक्नोलॉजी दैट देयर इज। तो इसी की वजह से इसका जो अलग अलग सिनेरियो है, ये अलग अलग सिनेरियो अलग अलग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करते हैं। इफ यू कंसीडर देम क्यूमुलेटिवली वो इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन एक इंडस्ट्री को क्लाउड पे मूव होने के लिए एक प्रो पॉइंट ही काफी होता है। तो अब हेल्थ केयर वाले इस चीज को नहीं देखेंगे कि अपन सर्वर बंद कर सकते चालू कर सकते। हेल्थ केयर वाले इस चीज को देखेंगे कि भाई उसको खरीदना नहीं पड़ रहा, और उतने 3 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर जो एनालिसिस है वो एनालिसिस में 128 कोर के मशीन पर भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे डीएनए एनालाइज करना है तो मैं 128 कोर का मशीन शुरू कर दूंगा, सुपर कंप्यूटर चालू कर दूंगा मैं वहां पे, और मेरा जो एनालिसिस है 3 घंटे में कैरी आउट हो जाएगा, मैं उसको बंद कर दूंगा। तो कंपनी भी ऐसी बोलेगी नहीं कि भाई तू 128 कोर तेरे लिए हम क्यों दें। बेसिकली अगर जॉनसन का कोई एम्प्लॉय जाएगा और मैनेजमेंट को बोलेगा कि डीएनए एनालाइज करना है, 100 कोर के कंप्यूटेशन की रिक्वायर्ड है, तो 100 कोर का कंप्यूटेशन खरीदना जे के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वही अगर बोलेगा कि अगर अपन क्लाउड पे अकाउंट शुरू करेंगे तो क्या कुछ हजारों रुपए के अंदर हो जाएगा कंप्यूटेशन, तो जे तुरंत सैंक्शन कर देगा, बिकॉज बेसिकली उनका पैसा भी बच रहा है और उनका रिसर्च भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है व्हेन यू आर स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस वाले लोगों को दोनों चीजें चाहिए होती, दे वांट डेवलपमेंट एंड दे आल्सो वांट कॉस्ट सेविंग। तो वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का, इफ यू, हमने लास्ट टाइम में देखा था कि अगर सोल्यूशन आर्किटेक्ट देखोगे तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज अ सेपरेट एनालाइजिंग डोमेन, उसके ऊपर सेपरेट एनालिसिस होता है इस चीज का कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन तुम कितना कर सकते हो क्लाउड पे आके। तो अपने को सिनेरियो दिया जाता है एग्जाम के अंदर कि तेरे पास भाई सिनेरियो है, ऐसा ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू विल यूज। तो अपने को वो पूरा सिनेरियो दिया जाता है। उस सिनेरियो के अंदर अपने पास टाइप्स होते हैं फिर रिसोर्सेज के।
तो कौन सा रिसोर्सेस कब यूज़ करना है उसका अपने को स्टडी भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि क्लाउड के ऊपर नेटफ्लिक्स के लिए भी सर्वर है और हेल्थ केयर के लिए भी, सो इट इज़ स्टैगरिंगली ऑब्वियस कि ये दोनों जो सर्वर्स है दे आर क्लास अपार्ट। If you want to have a Netflix server, you can have any server that can just play the video and stream it. But if you want an healthcare server, उसके अंदर you need to have all the dependencies, you need to have all the high processing power, you need to also have high input output throughput. वो सारी चीज़ों की वजह से you are going to have different types of servers and you should know कौन सी चीज़ के लिए कौन सा सर्वर यूज़ करना है। वो भी स्टडी करना पड़ता है। If you want to store the data, so in the cloud you have approximately 10 services to store the data. If you are speaking in terms of AWS, we have approximately 10 services. Now, which service should you select among the domain of these 10 services? ये तब पता चलेगा जब वो सारी सर्विसेज को हम पढ़ेंगे और उनका डोमेन देखेंगे कि what are they beneficial into. Alright, so we saw in the last lecture कि if you talk individually, there are almost 1500, 1800 plus services into the AWS. But you do not need to study all of them. You just need to know the gist, basics कैसे काम करते हैं, and then you need to know if you want to implement something on cloud, how can you implement it. So if you study these two things, कल को कंपनी में जाकर if they want you to work on any service, you can obviously work on it because you know how to implement that service and how to learn it. तो कैसे सीखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Alright, there is this website TED. So just go to this website and then search on this website for a guy named Josh Kaufman. तो टेड के ऊपर देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ वीडियोस हियर, टेड होता है और टेडएक्स होता है। तो टेडएक्स जो इवेंट होते हैं उनके अंदर लिटरली अंडर अचीव्ड लोग भी होते हैं। ऑलराइट, सो जो ओरिजिनल टेड के वीडियोस होते हैं दोज आर एक्चुअली गुड वीडियोस, और जो टेडएक्स के वीडियोस होते हैं दोज माइट बी गुड माइट नॉट बी। तो टेडएक्स पॉपुलैरिटी के ऊपर चलता है, टेड कंटेंट के ऊपर चलता है। सो इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस, ये एक आर्टिकल पढ़ना जॉश कॉफमैन का। सो व्हाट दिस गाय सेज इज इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग, तुम्हें अगर कोई भी नया चीज सीखना है, नाउ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट some technology only. He is telling that you want to be a better human and you want to study a skill. तो skill क्या हो सकता है? Skill might be fighting, skill might be playing a guitar, skill might be learning computer science, whatever you want. So the theory is if you want to study something and if you want to learn a new skill, you need to invest 10,000 hours. ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है इन द डोमेन ऑफ स्टडी कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज सीखना है देन इफ यू इनपुट 10,000 आवर्स इनटू इट, तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज बेसिकली टू बिकम द मास्टर। सो इस बंदे ने अपना पूरा रिसर्च कैरी आउट किया है एंड हिज क्लेम इज यू कैन डू एनीथिंग इनटू 20 आवर्स। तो वो बेसिकली बोलता है कि अगर तुम 20 घंटे कोई भी चीज़ को सीखते हो, अगर तुम 20 घंटा किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, देन यू आर अमंग्स अबाउट द 50 to 70% पीपल जो उस फील्ड में एंट्री कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यू जस्ट नीड 20 आवर्स टू स्टडी समथिंग एंड दिस इज डूएबल फॉर एवरीवन। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई उसका मेमोरी सुपर है, उसका उसे जल्दी याद रह जाता है, XYZ गाय हैज़ अ फोटोग्राफिक मेमोरी, देयर आर नो रीजंस हियर। तो बेसिकली एक्सक्यूजेस देने वाले तो कहीं भी ढूंढ लेंगे, बट वी वांट टू स्पीक साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि 20 घंटे में यू कैन स्टडी एनीथिंग। तो ये 20 घंटा प्रैक्टिस का होता है, ये 20 घंटा सीखने का नहीं होता। दिस 20 आवर्स आर ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर 20 आवर्स इनपुट करेंगे देन यू आर बेटर देन 50% लोग एटलीस्ट। इफ यू इनपुट 500 आवर्स, आई वुड से कि तुम गूगल तक जा सकते हो जॉब के लिए। एंड व्हेन यू स्पीक इन टर्म्स ऑफ 1000 to 10,000 आवर्स, 10,000 आवर्स मतलब you will be the top data scientist or top computer scientist or something like that. तो बेसिकली ये जो 10,000 आवर्स होता है ये लाइफ गोल टाइप होता है कि अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है 10,000 घंटा अगर उस स्पोर्ट को डेडिकेट करोगे
देन यू आर इनटू द लीग ऑफ ओलंपियंस, तुम ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ में compete कर सकते हो, दैट्स हाउ मच गुड यू आर बेसिकली स्पीकिंग। लेकिन ओलंपिक नहीं सीखना, बस सेल्फ डिफेंस सीखना है, 20 आवर्स इज इनफ। अगर सिर्फ जॉब अक्यूमुलेट करना है, 20 आवर्स इज इनफ। सो गो टू दिस वेबसाइट एंड उसका जो एनालिसिस है वो एनालिसिस को पढ़ो। ऑलराइट, तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि व्हाट यू नीड इज ओनली 20 आवर्स। लेकिन वो 20 आवर्स का जो डेडिकेशन है वो प्योर होना चाहिए। ऑलराइट, और 20 आवर्स को इफ यू जस्ट ब्रेक इट डाउन, तो इट कम्स टू 45 मिनट्स अ डे फॉर अ मंथ। और उसके अंदर भी गैप आएंगे, मतलब दिन का 1 घंटे से भी कम अमाउंट अपने को डेडिकेट करना है। तो वी कैन बी इन द लीग ऑफ समवन हु हैज बीन स्टडिंग दैट सब्जेक्ट फॉर ईयर्स। तो हम उसके साथ बात कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली अ स्टैगरिंग थिंग। ऑलराइट, क्योंकि लेट्स से यू वांट टू लर्न फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच सीखने के लिए देर इज अ गाय जो कि फ्रांस में पैदा हुआ, जो बंदा वहाँ पे बॉर्न एंड रेज्ड हुआ, जो कि बचपन से फ्रेंच सुन रहा है, हर जगह पढ़ रहा है, उस बंदे को भी फ्रेंच आती है। और अगर तुम अपने साइड से 20 घंटे के 100 घंटे के डेडिकेटेड एफर्ट्स डालोगे, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मंथ के अंदर तुम उससे कन्वर्सेट कर सकते हो। नाउ लुक एट द स्टैगरिंग डिफरेंस इनटू द डेडिकेशन एंड द आवर्स पुट इन हियर। उसकी पूरी जिंदगी चली गई तब उसे फ्रेंच ही आती है, अपन ने 3 महीने के अंदर फ्रेंच सीख लिया। ये बेसिक डिफरेंस होता है। सो ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इनटू गुड एमएनसी, आई वुड आई वुड रेकमेंड यू कि कोई लैंग्वेज सीखना चालू कर दो, ठीक है। देर आर रियली गुड मोड्स, तो डियोलिंगो वगैरह होता है, डियोलिंगो के ऊपर भी तुम सीख सकते हो। एंड देन वंस यू गेट इनटू अ गुड पैच, तो आगे भी अपन बढ़ सकते हैं। लेकिन अपने दोस्त अपने को रेकमेंड नहीं करते। ऑलराइट, देखो अपन जो बोलते हैं ना कि रिच एंड पुअर के अंदर गैप होता है, तो रिच लोगों के स्कूल के अंदर दे हैव फॉरेन लैंग्वेजेस एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, पुणे के ही अगर अच्छे स्कूल देखोगे तो उनके अंदर फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी होती है फॉर स्टडिंग। तो वो लोग बचपन से कर रहे हैं उस चीज को। अपने को भी किसी ने रोका नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अपन कभी जाएंगे नहीं वहां पे। अपने लोग क्या करते हैं, अपने लोग बनाते रेज्यूमे, रेज्यूमे के अंदर लिखते बायो, और बायो के अंदर डालते लैंग्वेजेस नोन। और लैंग्वेजेस नोन क्या आती है दीदी को, दीदी को लैंग्वेज आती है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, डाल दिया बायो में। अब ये बायो में डालने जैसे लिटरली दिस इज नॉट अ थिंग टू पुट इन योर बायो, ठीक है भैया। अगर तुमको 3 लैंग्वेज आती है, देर इज नथिंग टू पुट इन देयर। लैंग्वेजेस में अगर पुट करना है, इनपुट समथिंग लाइक दिस, जर्मन, इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कौन सी इंग्लिश आती है तुमको, वो भी लोगों को पता नहीं होता। ऑलराइट, तो यूके आती है या यूएस आती है, एंड देन फाइनली यू हैव एक कोई और लैंग्वेज। अब अगर ये 3 चीजें अपने रेज्यूमे पे लिखोगे, भाई टेक्निकल गया एक साइड को, तुम्हारे रेज्यूमे के स्किल्स गए एक साइड को, और तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग गया एक साइड को। ये लैंग्वेजेस के ऊपर ही तुमको एमएनसी हायर कर लेगा, बिकॉज बेसिकली दे आर हैविंग अ टैलेंट जो कि क्लाइंट से बात कर सकता है, उन्हें बस वो चीज दिख गई। तो लिटरली तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस इतना बोलेंगे, भाई तू अपना पॉलिश रख, क्लाइंट के साथ तेरे को इंटरेक्शन करना है। और ये क्लाइंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो क्लाइंट्स आर रियली अंडरस्टैंडिंग। लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो कि तुम वाराणसी को गए, यू मीट अ फॉरेनर देयर, और वो तुमसे हिंदी में बात करने की कोशिश किया। आर यू गोइंग टू स्पीक प्योर हिंदी विथ हिम, और आर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव? बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। तो वही चीज उनके साथ भी होती है। इफ यू स्पीक फ्रेंच विथ अ प्रॉपर फ्रेंच गाय, उसको सबसे पहले तो खुशी हो जाती है कि भाई इसको मेरी भाषा आती है, क्योंकि अपन उसकी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वो होगा, और वो तुमको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। ही विल पुट इन एफर्ट फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो। तो एक्चुअली कन्वर्सेटिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज विथ अ फॉरेनर इज मच इजियर एज अपोज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश विथ हिम। तो ये सारी चीजें अपने को इनपुट करनी चाहिए, लेकिन अपन इसको इनपुट नहीं कर सकते। सो इफ यू कैन जस्ट ट्राई टू डू दिस, मतलब अपने को 1 महीना एफर्ट लेना है, और अपने रिज्यूमे के अंदर अपन आराम से जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश कुछ लिख सकते हैं, एंड दैट इज वर्थ राइटिंग ओवर देयर। क्योंकि वो लैंग्वेज के सेक्शन में तुमको हिंदी, मराठी, इंग्लिश आती है, तो तुमने कोई बड़ा तीर मारा ही नहीं है।
ऑलराइट, और तुम्हें तो पहले वो वैसे रेज्यूमे में प्रेफरेबली मैं खुद प्रेफर नहीं करता उसको, ठीक है। तो पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है कॉर्पोरेट के अंदर, तो लोग मतलब पीपल हेट दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि चाइल्डिश थिंग्स हम करते हैं। सो यू नीड टू लर्न स्किल्स लाइक दैट। तो अगर क्लाउड सीखना है, कितना टाइम लगेगा, 20 आवर्स, दैट्स इट। लेकिन ये 20 घंटे का प्रैक्टिस है। दिस इज द प्रैक्टिस, दैट इज द इनपुट फ्रॉम योर साइड। ये प्रैक्टिस तुम्हें करना है, ऑलराइट। तो अपना जो लास्ट बैच था उसके अंदर बैच शुरू हुआ। बैच शुरू होने के अंदर वी सेड कि 5 डेज अ वीक चलेगा। 5 डेज अ वीक के अंदर अपना क्या था, 3 डेज वी विल टीच यू एंड 2 डेज वी विल हैव असेसमेंट। तो वी डिक्लेयर्ड दिस। देन आफ्टरवर्ड्स 3 दिन लेक्चर हुए पहले वीक के बाद में। आई टोल्ड देम दैट वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीक नाउ। तो तुरंत द कैंडिडेट स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ अवर कोऑर्डिनेटर्स कि भाई ये तो 3 ही दिन सिखाए, फिर 3 ही दिन सिखाएंगे क्या, 3 दिन में होगा क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनके बच्चों वाले सवाल शुरू हो गए। नाउ फास्ट फॉरवर्ड इट टू 1 मंथ। तो अभी ऐसा कंडीशन है कि मैं स्टिल 3 दिन ही लेक्चर लेता हूँ, लेकिन वो 3 डेज का जो कंटेंट होता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए उनको 4 दिन है, और 4 दिन के अंदर भी वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ऑलराइट, दे आर लिटरली लैगिंग 15 डेज बिहाइंड। तो मैं 3 दिन सिखा रहा हूँ, उनको 4 पूरे दिन है स्टडी करने के लिए। स्टडी कितना करना है, 45 मिनट्स अ डे, 45 मिनट्स इन्वेस्ट करना है, लेकिन उतना भी उनसे नहीं हो रहा। ऑलराइट, तो अपना भी वैसा ही रहेगा, अपना 2 डेज अ वीक चलेगा, लेकिन तुम्हें 5 दिन प्रैक्टिस करो, इतना कंटेंट मिलने वाला है। सो इफ एनी ऑफ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन माइंड, उसको भी निकाल दो। क्योंकि आई रियली होप कि तुम्हारे साथ वो चीज़ ना हो कि 1 महीने के बाद में पता चला कि भाई तुम भी लैग कर रहे हो, तुमने प्रैक्टिस नहीं किया और तुम पीछे छूट गए। क्योंकि पीछे छूट जाओगे तो देयर विल बी नथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू इन दैट सिनेरियो। सो आज ग्रुप के अंदर तुमको ये वाला एक वीडियो, ये वाला एक आर्टिकल डाल दूंगा मैं, ऑलराइट, एंड देन यू विल हैव दिस डेफिनेशन ऑल्सो। तो ये डेफिनेशन को स्टडी करना, एंड देन इस डेफिनेशन के अंदर ये आगे के सर्विस मॉडल्स है। तो सर्विस मॉडल्स, या लेट्स कवर देम टुडे ओनली। सो इफ यू वांट टू स्टडी क्लाउड, वी सेड कि हमको क्या स्टडी करना है, वी नीड टू स्टडी द बेसिक्स। तो बेसिक्स के अंदर देखो, हमने एक सिनेरियो कंसीडर किया था कि देयर इज अ गाय हु गिव्स एन इंटरव्यू और उसको जॉब लगा बैंगलोर में, बंदा रहता है नासिक में। ही हैज 2 ऑप्शंस, he can either buy a flat of 30 lakhs into Bangalore or he can rent a flat for 20,000 into Bangalore। तो दो सिंपल सिनेरियो था। इफ यू कंसिडर द एग्जांपल ऑफ रेंटिंग, वो था क्लाउड। तो अभी उसी एनालॉजी को हम कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट। तो क्लाउड के अंदर बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है SaaS, इसको शॉर्ट में बोला जाता है PaaS, और ये बेचारे के लिए शॉर्ट का नाम भी वैसे ही है, इसको IaaS बोलते हैं। तो इसको आयास मत बोलना चालू कर देना। तो यू हैव SaaS, यू हैव PaaS एंड यू हैव इंफ्रा एज अ सर्विस। तो ये 3 डोमेन के अंदर क्लाउड के हमने जो बोला 1800-1500 सर्विसेज है, वो मोटा मोटा इन 3 डोमेन्स के अंदर दे हैव बीन डिवाइडेड। सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेंटिंग कॉस्ट। हमने जो रेंट वाला एग्जांपल लिया, तो अब रेंट लेते हो तुम घर को, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है कि लेट सपोज तुम्हारा ट्रेनिंग डिसाइड हुआ, तो तुम्हारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए है, और तुम अच्छे खासे पैसे वाले हो। तो भाई तुम अगर 30 लाख का घर लेने की सोच रहे थे, 30 लाख का ऑप्शन तुमने सोचा ना कि या तो 30 लाख का घर लूँ या 20,000 का रेंट पे ले लूँ फ्लैट। तो 30 लाख का अगर सोच रहे हो तो तुम और एक ऑप्शन सोचोगे कि मैं 1 महीने के लिए होटल बुक कर लेता हूँ। सो लेट्स से कि समवन गोज विद द होटल बुकिंग मेथड। तो होटल बुकिंग वाला क्या करेगा, होटल बुक कर लेगा, उसे दूसरा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। उसे वक्त पे अपने हिसाब से खाना मिल जाएगा, सोने की व्यवस्था है, ही डजंट नीड टू लॉन्ड्री, डजंट नीड टू वर्क ऑन एनीथिंग। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है होटल बुक करना।
इफ यू बुक अ होटल फॉर 1 मंथ, तुम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डोमेन में हो। देन कम्स पीजी। तो अगर तुम एज अ पेइंग गेस्ट स्टे करते हो किसी के यहाँ पे, तो व्हाट हैपेंस इज, पेइंग गेस्ट के अंदर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। तो तुम्हें रेंट से ज़्यादा लगेगा, कुछ अमाउंट लगेगा तुम्हें, लेकिन होटल से डेफिनेटली कम लगेगा। और तुमको सर्विसेज क्या मिलेगी? यू विल बी एबल टू स्टे प्लस यू विल गेट द फूड। लेकिन अगर तुम्हें लॉन्ड्री करनी है, क्लीनिंग करना है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें खुद करनी पड़ती है। ऑलराइट, यू विल ऑब्वियसली गेट द रिसोर्सेज, बट यू विल नीड टू डू दोज थिंग्स ऑन योर ओन। तो ये हुआ तुम्हारा पेइंग गेस्ट, मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, कुछ फंक्शनैलिटी अपने को रेडीमेड मिलती है और कुछ चीज़ें अपने को खुद करनी पड़ती है। ऑलराइट, सो दिस इज पेइंग गेस्ट इज जनरली द विन विन सिनेरियो। और उसके बाद में आता है रेंट अ ब्लैंक फ्लैट। ऑलराइट, तो इस ब्लैंक को अपन बोलते हैं अनफर्निश। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अगर एक फ्लैट रेंट लोगे तो अब भाई किचन भी तुम्हें सेटअप करना है, फर्नीचर भी तुम्हें सेटअप करना है, खाना भी तुम्हें पकाना है, साफ सफाई भी तुम्हें करनी है। यू नीड टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो, इंटरनेट चार्जेस ऑल्सो। वॉट दिस मीन्स इज, फ्रॉम स्क्रैच यू नीड टू डू एवरीथिंग। तो ये रेंट अ फ्लैट होता है इंफ्रा एज अ सर्विस, दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और ये है तुम्हारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इन टर्म्स ऑफ रेंटिंग डोमेन, ये तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन तीन सिनेरियो का। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है क्लाउड पैराडाइम। एज पैस इंफ्रा एज अ सर्विस। तो इसको पिरामिड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है बहुत बार। सो योर सैस ऑन द टॉप, पैस इन द मिडल एंड इंफ्रा इन द लोवेस्ट लेयर। ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट दिस इमेज, अब देखो यहाँ पर इन्होंने टेक्निकल नाम भी दिए हैं सर्विसेज के। तो अभी अगर सोचेंगे तो सैस कौन यूज करता है? एंड यूजर। कैसे? यू यूज जीमेल, यू यूज गूगल ड्राइव, यू यूज यूट्यूब, ये सारी चीजें आती है सैस में। ऑलराइट, तो तुम एक्चुअली एंड यूजर हो। तो जब हमने उधर एग्जाम्पल देखा तो हमने सोचा होगा मन में कि भाई ये जो होटल बुक करने वाला है ये बेवकूफ़ है, इसके पास पैसे ज़्यादा हो गए, इसके लिए ये होटल बुक कर रहा है। राइट, लेकिन वो बेवकूफ़ रियल लाइफ में अपन है, क्योंकि अपन कौन है? एंड यूज़र। एंड यूज़र है जब हम जीमेल, यूट्यूब ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तब हम एंड यूज़र है। सो व्हाट वी आर एक्चुअली यूजिंग इज वी आर यूजिंग क्लाउड। क्योंकि हम जब ईमेल सेंड करते हैं, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो डेफिनेशन हमने इतना स्टडी किया ना, तो ये सारे डेफिनेशन को क्लाउड कंप्यूटिंग वाले तुम कंपेयर करो जीमेल के साथ में, यूट्यूब के साथ में, तो तुम्हें पता चलेगा कि दिस इज सिमिलर। तुम्हें जीमेल का एक्सेस कन्वीनियंट मिलता है, इंटरनेट से मिलता है, वेन एवर यू वॉन्ट मिलता है, ऑन डिमांड है। बराबर, तुम्हारा जो जीमेल के लिए तो सर्वर वगैरह रखते नहीं, तो प्रोविजनिंग का वगैरह तो कुछ बात आया ही नहीं, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, और सिस्टम का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता। कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि भाई सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए, उतना पावरफुल होना चाहिए। अरे हाँ, ये टॉपिक तो हम एक्चुअली, ये पॉइंट हम भूल गए क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, कि इफ यू वांट टू नो द essential requirement for studying cloud computing, so there is no basic requirement of studying cloud computing on a specific machine। कोई भी लैपटॉप लो, उसके अंदर अगर गूगल क्रोम चलता है तो तुम क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग हाईटेक टेक्नोलॉजी है तो i3 चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए, या फिर XYZ अमाउंट ऑफ रैम चाहिए। ऑलराइट, हमें पबजी खेलने के लिए भी सर्टन अमाउंट ऑफ रैम लगती है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। सिर्फ अगर ब्राउजर है देन यू कैन स्टडी इट। सो स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ जीमेल, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता कि तुम्हारे मशीन का कुछ पावर वगैरह चाहिए। तो बेसिकली जो जीमेल, यूट्यूब ये सारी चीज़ें हैं, ये भी क्लाउड की ही सर्विसेज है। वी आर यूजिंग देम बट वी जस्ट डू नॉट नो अबाउट इट येट। तो हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये होते हैं एंड यूज़र, जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज़ कर रहे हैं। देन आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब हमारे टर्म्स में था पेइंग गेस्ट। तो पेइंग गेस्ट को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स।
ऑलराइट। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, इन लोगों ने मन में ठान लिया है कि भाई मेरी जिंदगी कोडिंग करने में ही जाएगी, ऑलराइट। और इनका बेसिकली ये मेंटेलिटी बन जाता है, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा होता है, ऑलराइट। इफ यू लुक एट द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फ्रॉम फॉरेन, वो लोग चेंज करते रहते हैं डोमेन को, ऑलराइट। दे स्टार्ट विथ समथिंग एंड दे एंड अप इनटू समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो वैसा उधर एक्सप्लोरेशन करते हैं लोग। अपने यहाँ पे टीनेज में ही उनका एक मेंटेलिटी हो जाता है कि भाई मैं कोडर हूँ, मैं कोड करूंगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग उस साइकिल में स्टक हो जाते हैं। एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज इफ यू डू नॉट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम डेवलपर इनटू समथिंग एल्स, लोग कम सैलरी पे ही काम करते रहते हैं, ऑलराइट। बिकॉज डेवलपर्स आर बेसिकली द पीपल हु आर गुड एट वन थिंग ओनली, और उन्हें डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। डेवलपर्स खुद पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, उनको डायरेक्शन चाहिए होते हैं। तो उनको डायरेक्शन देता है मैनेजमेंट कि भाई ये फंक्शनैलिटी डालना है, वो फंक्शनैलिटी डालना है, और वो डेवलपर बस उतना काम करता है, क्योंकि उसका मेंटालिटी वो गधे वाला हो गया, तो वो वही काम करेगा। तो इसके अंदर भी वही होता है कि इनको चाहिए होता है कि भाई मैं कोड करूंगा, क्लाउड मेरे को नहीं सीखना, मेरे को बस क्लाउड की उतनी सर्विस सिखा दो जितना मेरे फंक्शनैलिटी को काम है। तो ये यूज करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसके अंदर अलग अलग सर्विसेज आती है। तो अभी ये सारे सर्विसेज दूसरे क्लाउड्स के हैं, इनमें इन्होंने AWS का और GCP का एग्जाम्पल नहीं लिया। सो बेसिकली स्पीकिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो अपन पढ़ेंगे ही नहीं, एंड यूजर वाला है, कोई ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर कोई जॉब नहीं दे रहा, ठीक है। इसके ऊपर जॉब मिलती है, कौन सी जॉब मिलती है पता है क्या, एक्सेल शीट डेटा एंट्री, वो एंड यूजर वाली जॉब है। तो वो टेक्नोलॉजी वी आर नॉट स्टडिंग। देन वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर वी आर गोइंग टू स्टडी 1 और 2 सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे पैसे कम मिलते हैं। तो अपने 2 गोल क्लियर है। अपने को पहली बात सीखना है, अच्छी चीज सीखना है, नई टेक्नोलॉजी सीखना है, और दूसरी बात क्लियर है कि भाई पैसे भी कमाना है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में पैसे नहीं मिल रहे, सो लेट्स स्किप दिस थिंग एंड नाउ लेट्स व्यू एट इंफ्रा एज अ सर्विस। तो रेंट में हमने देखा था कि फ्रॉम स्क्रैच जो चीज़ की जाती है वो होती है इंफ्रा एज अ सर्विस। तो ये चीज़ के अंदर इफ़ यू लुक एट द जॉब रोल, देन इसको कौन यूज़ कर रहा है, नेटवर्क आर्किटेक्ट्स एंड IT एडमिनिस्ट्रेटर। तो किसी ने पूछा था कि अपने को क्या पोजीशन पे जॉब मिलेगा, तो अपने को अगर शिद्दत से करेंगे तो अपने को ये पोजीशन पे जॉब मिलेगा, या तो एडमिनिस्ट्रेशन को जाएंगे या तो आर्किटेक्ट की पोजीशन को जाएंगे, एंड दीज आर मोस्ट पेड पोजीशंस, ऑलराइट। क्लाउड आर्किटेक्ट का सैलरी गूगल करना, IT बिग डेटा एडमिन का सैलरी गूगल करना। तो जो आंकड़े मिलेंगे उससे हवा में चले मत जाना, ऑलराइट, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग होगी 10 और 12 लाख, लेकिन अपने को 10 और 12 लाख डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने से पहले भी लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ को सीखा और जो इंडस्ट्री में है। तो प्रैक्टिकली सोचने का, अपन सीखेंगे उस चीज़ के ऊपर सैलरी मिलती भी है, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगी। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले मार्केट पेनिट्रेशन करना है, पहले 5-7 लाख की सैलरी के ऊपर ज्वाइन हो जाना है, और उसके बाद में अपन भी वो 12-15 वाले लाख के ब्रैकेट में चले जाएंगे ग्रेजुअली। लेकिन डायरेक्टली इनकी सैलरी देख के हवा में मत चले जाना, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग जो सर्विसेज आते हैं AWS में और GCP में, इंफ्रा एज अ सर्विस के, उनको हम पूरा पूरा स्टडी करेंगे। तो इनके रिगार्डिंग सर्विसेज कैसे आते हैं, स्टोरेज है, तो स्टोरेज बनाना कैसे है, स्टोरेज में अपलोड कैसे होगा, स्टोरेज से डाउनलोड कैसे होगा, ट्रांसफ़र कैसे होगा, सब पढ़ेंगे। कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, नेटवर्क पढ़ेंगे। तो इस डोमेन के अंदर जो भी सर्विसेज आती है वो प्योर सर्विसेज होती है, और इन सर्विसेज के ऊपर you cannot only design a project but you can also design a whole startup, ठीक है। there is a startup which is known as Snowflake, ठीक है। तो इसको AWS स्नोफ्लेक भी बोलते हैं क्योंकि अमेजोन ने खरीद लिया ये स्टार्टअप को। तो ये स्नोफ्लेक वालों ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने अमेजोन पे ही सर्विसेज यूज किए। इंफ्रा एज अ सर्विस डोमेन के अंदर कुछ सर्विसेज थे, इन्होंने वो सर्विसेज को यूज किया, उनके बस टुकड़े इन्होंने तोड़ मरोड़ के साथ में जोड़े, और साथ में जोड़ के इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एक प्रोडक्ट बना दिया। तो बैकएंड में भी AWS के सर्विसेज है, ये भी AWS को यूज कर रहे हैं, और उसी को ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बना के बेच रहे थे लोगों को। तो AWS ने भी उस कंपनी को ही खरीद लिया, समझ रहे हो, मतलब उन्होंने वही टेक्नोलॉजी डेवलप किया और उसी प्लेटफॉर्म पे खुद भी मर्ज हो गए।
तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इंफ्रा एज ए सर्विस सीखेंगे तो सिर्फ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया इन माइंड और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो क्लाउड के अंदर मतलब फंडिंग वगैरह भी मिलता है। तो $100,000 का फंडिंग अमेजोन खुद देता है। अगर तुम्हारा आइडिया वर्थ इट है तो तुम्हें $100,000 का फंडिंग मिलेगा। और क्लाउड के ऊपर तो अपन ने देखा ही कि उसको अपन ऑलमोस्ट फुकट में सब कुछ सीखने वाले। ठीक है, तो अपना कोर्स ऑलमोस्ट 2 महीने का जो रहेगा उसके अंदर तुम्हें यू विल नॉट बी चार्ज फॉर इट। 2 महीने के ऊपर थोड़ा जो सर्विसेज आएंगे बाद में उसके अंदर थोड़ा 20-30 रुपया, 100-200 रुपया ऐसा बिल आ सकता है तुमको। और दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस ओनली। तो अगर हमको इवेंट वगैरह कुछ मिल गया तो हम तुमको वैसा बोलेंगे क्रेडिट वगैरह अर्न करने का। तो क्रेडिट अर्न कर लोगे, इवेंट अटेंड कर दिए तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और फुकट में पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। अदरवाइज जो प्रैक्टिस करोगे वो प्रैक्टिस का चार्जेस तुम्हें पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिस पहली बात करना है, जम के करना है, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त जो गाइडलाइंस दिए होंगे वो गाइडलाइंस को थोड़ा फॉलो करना। नहीं तो पता चला कि मैंने बोला भाई T2 माइक्रो इंस्टेंस लॉन्च करो और तुम लोग जाके M4 मेटल इंस्टेंस लॉन्च कर दिए। तो M4 मेटल के अंदर चार्जेस भी तुमको इनकर होंगे तुम्हारे अकाउंट पे। ठीक है, तो हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम ये कंसोल को विजिट करके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो ये AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर यू हैव द सर्विसेज टैब हियर और इसके अंदर सर्विसेज है। तो अपना जो कोर्स चलेगा, आई विल गो टू दिस कंसोल, आई विल एग्जीक्यूट इट। इसका रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास रहेगा, यू आर गोइंग टू जस्ट गो टू दैट कंसोल और तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी है। द गोल इज टू गेट द रेफरेंस फ्रॉम वीडियो। वीडियो के अंदर से अगर कहीं पे अड़कते हो तो उसका रेफरेंस लेना है। वीडियो देख दो कि अगर एग्जीक्यूट करोगे फिर तो लग गई जॉब तुम्हें। तो ये तुम्हारा कंसोल था AWS का और ये अपना कंसोल है गूगल का। तो हम ये कंसोल के ऊपर स्टडी करने वाले। नाउ द ब्यूटी ऑफ क्लाउड इज, जो कंसोल अपने को यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द एग्जैक्ट कंसोल दैट विल बी अवेलेबल टू यू फॉर वर्किंग ऑन द कॉर्पोरेट क्लाउड। तो कॉर्पोरेट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे उनका भी अकाउंट इसी कंसोल के ऊपर रहेगा और उनके कंसोल के अंदर भी तुम्हें यही सर्विसेज देखने को मिलेगी सारी। एक्चुअली द फैक्ट इज अपने अकाउंट के अंदर गूगल अपने को सारी सर्विसेज बताएगा, AWS सारी सर्विसेज बताएगा। लेकिन अगर अपन कंपनी में लगे तो कंपनी वाले अपने अकाउंट को रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं और वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, अपने को सिर्फ 4-5 सर्विस जिन पे अपन काम करने वाले वही दिखती है। एंड दिस इज द ट्रूथ, इट डजेंट मैटर कि तुमको पूरा क्लाउड आता है। एसेंचर में लगोगे तो 3 सर्विस के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, इन्फोसिस में लगोगे तो 3 सर्विस के ऊपर काम कर सकते हो क्लाउड में। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने को इतने सर्विसेज दिखने नहीं देते, वो लोग अपना एक्सेस बंद करके रखते हैं बाकी सर्विसेज को। तो अपने को बस 3 सर्विसेज का एक्सेस होता है और उन्हीं के ऊपर काम करना होता है। तो अगर ऐसा सोचोगे कि भाई क्लाउड के अंदर 1500-1800 सर्विसेज है तो मैं भी 1500-1800 सीखूंगा या फिर वो सीखने के सिवा जॉब नहीं लगेगा, देन यू आर इन टू ग्रेव मिस्टेक फ्रेंड्स। क्योंकि अपने को जो चाहिए वो कोर नॉलेज चाहिए और अपने को सिस्टम बनाते आना चाहिए। तो अपन वो सिस्टम बनाने का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देन यू हैव दिस सर्विस मॉडल्स कवर्ड एंड फाइनली यू हैव डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के अंदर आता है कि अभी देखो इसके अंदर अपना कोर्स मिसिंग है, मल्टी क्लाउड। तो तुमको पहले दिन ही बोला था कि मल्टी क्लाउड का कोर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो एक्चुअली वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अभी तक टेक्स्ट में भी आया नहीं है। ऑलराइट, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, प्रैक्टिकली वो चीज़ चल रही है कॉर्पोरेट में। तो अपने दुनिया का कुछ सिनेरियो ऐसे ही चलता है कि कुछ चीज़ें डेवलप हो चुकी है लेकिन वो मार्केट में नहीं आती क्योंकि मैनेजमेंट को उनमें से पैसा नहीं मिलता। और कुछ चीज़ें होती है जो मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है लेकिन वो कोई सिखाता नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट किसी को पता नहीं चलने देता कि ये चीज़ कंपनी में हो रही है। बेसिक रीज़न होता है कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी की वजह से यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर कंपनी अफेयर्स आउटसाइड ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली उसी पॉलिसी को फॉलो करते ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं 1700। तो ये डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर अपन देखेंगे तो प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या आता है, भाई खुद का सर्वर खरीद लो
उसी सर्वर को चलाओ और उसी से सारी चीज़ें हैंडल करो। तो ये हो जाता है प्राइवेट क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड कैसा होता है कि भाई कुछ लोग जमा होके, कुछ कम्युनिटी जमा होके पैसे इनपुट करते हैं, बेसिकली अपनी भाषा में कॉन्ट्री करके वो अपना डेटा सेंटर बनाते हैं, तो वो कम्युनिटी क्लाउड हो जाएगा। उसके बाद में आता है पब्लिक क्लाउड। दिस इज द वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एट फर्स्ट। तो सिर्फ AWS को स्टडी करेंगे तो वो पब्लिक क्लाउड होगा, सिर्फ गूगल को स्टडी करेंगे तो वो पब्लिक क्लाउड होगा। उसके बाद में अपन जो स्टडी करने वाले वो है मल्टी क्लाउड। तो दोनों को मिला के स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं मल्टी क्लाउड। एंड देन फाइनली हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड के अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपन क्लाउड प्रोवाइडर की यूज़ करते हैं और कुछ चीज़ें प्राइवेट क्लाउड की यूज़ करते हैं। तो पब्लिक प्लस प्राइवेट या फिर पब्लिक प्लस कम्युनिटी इज इक्वल टू हाइब्रिड होता है, ठीक है। और मल्टीपल पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स मतलब मल्टी क्लाउड होता है। तो ये 4 डिप्लॉयमेंट के मॉडल है। तो इनके अंदर बेसिकली प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड से अपने को दूर ही रहना है। इनसे जितना दूर रहेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। और इसका रीज़न ऐसा है कि द गाइज दैट आर वर्किंग इन दिस प्राइवेट क्लाउड डोमेन और ये सारे डोमेन, इनको भाई जो सिस्को के स्विचेस है, जो सिस्को के हब्स है, वो हब के पोर्ट पोर्ट का नॉलेज इनको होता है, ठीक है। इनको डेटा सेंटर की एक एक वायर पता होती है, जो लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं। तो अपने को उतना सीखने का टाइम भी नहीं है और अपने उतने पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए अपन वो डोमेन के बारे में सोचेंगे भी नहीं, पब्लिक क्लाउड वगैरह वाला। तो अपन सीधा सीधा जो स्टडी करेंगे वो, सॉरी प्राइवेट क्लाउड वाला, तो अपन जो सीधा स्टडी करेंगे वो पब्लिक क्लाउड का करेंगे। पहले AWS सीखेंगे, फिर बिग डेटा, देन GCP एंड देन मल्टी क्लाउड। ऐसा 4 स्टेप में अपना